नहीं, देखो वो तो आपको समझना पड़ेगा कि आप हर बार पेपर में क्या गलती करके आ रहे हैं। नहीं तो आप हर बार क्या होगा, हर बार रिजल्ट आपका फेल ही आएगा। क्योंकि देखो टैक्सेशन, मैं क्लास में भी आपको बोलता रहता हूँ, जो मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं, कि टैक्सेशन एक पेपर ऐसा है जो इंस्टीट्यूट जो है ना वो तुम्हारी नॉलेज बहुत जबरदस्त टेस्ट करता है। मतलब वो ये टेस्ट नहीं करता कि तुमने चैप्टर सही ढंग से पढ़े नहीं पढ़े, वो ये टेस्ट करता है कि तुमने इंटरलिंकिंग को सही ढंग से पढ़ा नहीं पढ़ा। और आप सब जानते हो कि इनकम टैक्स में कितनी इंटरलिंकिंग है और जीएसटी में कितनी इंटरलिंकिंग है। तो अगर आपको पढ़ने का तरीका सही नहीं होगा ना सर, मैं कह रहा हूँ रिजल्ट 40% भी आ जाएगा ना तो भी आपके टैक्स में अच्छे नंबर नहीं आएंगे। और इस बार का पेपर तो वैसे ही बहुत आसान पेपर था, तो हम ये नहीं करेंगे सितंबर का भी ऐसा बनेगा, जनवरी का भी बनेगा। देखो मुश्किल बने आसान बने मैटर वो नहीं करता, बट आपने वो गलतियां नहीं करनी जो आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। तो सारे बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, चाहे वो सितंबर में एग्जाम है चाहे वो जनवरी के एग्जाम है। इट मीन अगर आप ये गलतियां कर रहे हो तो हर बार आपको सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा, चाहे वो रिजल्ट 40% हो 50% हो। बट अगर तुम्हें टैक्स में अच्छे नंबर लेने हैं, इन गलतियों को सुधारना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो। अब कुछ गलतियां जो मैंने फाइंड आउट की हैं, अब काफी सारे बच्चों से बातचीत करने के बाद, उनकी मार्कशीट देखने के बाद, अब वो गलतियां क्या क्या है वो ध्यान सुनना। अब सबसे पहली गलती जो नॉर्मली आपका बच्चा करता है ना, वो आपका करता है, मतलब बहुत सारे बच्चे सिर्फ प्रोविजन की क्रैमिंग करके जा रहे हैं, सिर्फ क्रैमिंग कर रहे हैं, वो प्रोविजन को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। मतलब बच्चों को ना प्रोविजन याद है। तो पहली बात ये समझो कि टैक्स के प्रोविजन याद होने से कुछ नहीं होता, टैक्स के प्रोविजन याद होने के साथ समझ में भी आने चाहिए। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर प्रोविजन की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसका लॉजिक नहीं पता, उसकी बैकग्राउंड नहीं पता, तुम जितना मर्जी कर लो तुम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, मैंने प्रोविजन याद कर लिया, याद तो मुझे है, बट उसकी इंप्लीकेशन कैसे होगी, उसकी एप्लीकेशन कैसे होगी, अगर वही मुझे नहीं पता। आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि प्रोविजन आपको सारे आते हैं, बट उस प्रोविजन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ जाएगा ना, वो क्वेश्चन तुम कर नहीं पाओगे। इसका मतलब क्या कि प्रोविजन तो तुम्हारे याद है बट तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन नहीं हो पा रहा। तो सबसे मेन प्रॉब्लम जो है बच्चों के अंदर, वो याद करने की कोशिश कर रहे हैं, रटने की कोशिश कर रहे हैं। याद होना जरूरी है, वो लिखने के लिए मतलब लिखने के लिए याद होना जरूरी है, बट जब भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात होगी ना, तो वहां पर प्रोविजन की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो पहली मिस्टेक बस ये मत करना कि जब भी तुम कोई प्रोविजन पढ़ो, उसको इस वे के अंदर पढ़ो कि इसको मुझे समझ के चलना है, इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या होगा। उस तरह से पढ़ोगे तो टैक्स में कभी मार नहीं खाओगे। दूसरी गलती जो बच्चे करते हैं सर बहुत सारे, वो सिलेबस ही कवर करके नहीं जा रहे। अब 100% सिलेबस ही कवर नहीं है, बताओ सिलेक्टिव बेस यूज कर रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है सर सिर्फ मैं मतलब कैपिटल गेन छोड़ जाऊं, फिर एक बच्चा कह रहा है सर मैं पीजीपी कैपिटल गेन छोड़ जाऊं, फिर एक बच्चा कह रहा है सर मिसलिनियस टॉपिक छोड़ जाऊं, फिर किसी ने बोल दिया टीडीएस टीसीएस छोड़ जाऊं। एक बात बताओ, अगर आप ये चैप्टर छोड़ के जाओगे और अगर इंटरलिंकिंग वाले टोटल इनकम वाले क्वेश्चन बन गए, तो 16 नंबर तो वैसे ही गए ना। क्योंकि 15 मार्क्स का जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो बनता ही टोटल इनकम में से है। अब टोटल इनकम मींस आपकी हर चैप्टर की कैलकुलेशन वो टेस्ट करेगा। अगर आपने कोई भी चैप्टर स्किप कर रखा है तो वो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा ना। तो पहली बात तो ये समझो कि 100% सिलेबस कवर करके जाना जरूरी है, चाहे कोई चैप्टर आपने एक बार पढ़ा हो, बट पढ़ा आपने जरूर हो। मतलब ऐसा कोई चैप्टर ना हो कि आपने कहा चल मैं इसको करूंगा ही नहीं, या मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, वो मैं छोड़ देता हूं, वो चैप्टर नहीं होना चाहिए। मतलब एक बार कम से कम आपके दिमाग में आइडिया हो कि हाँ ये चैप्टर मैंने पढ़ा हुआ है, ताकि जब क्वेश्चन एग्जाम के अंदर मैंने कुछ ना कुछ आपको याद आ रहा हो। तो 100% सिलेबस तुमने कवर करके जाना है, चाहे वो सितंबर में हो चाहे वो जनवरी में एग्जाम हो। उसके बाद फिर प्रॉब्लम क्या निकल के आती है कि बहुत सारे बच्चे टैक्स को पढ़ते हैं चैप्टर वाइज। तो आपको मैंने इनकम टैक्स के अंदर भी कहा था और जीएसटी के अंदर भी कहा था कि इनकम टैक्स हो चाहे जीएसटी हो, इनमें हर चैप्टर में ना आपस में इंटरलिंकिंग है। आप याद करो, आपका कैपिटल गेन का चैप्टर अदर सोर्स से लिंक होता है, अदर सोर्स की लिंकिंग जो है वो पीजीपी के साथ है। फिर 5 हेड की लिंकिंग डिडक्शन के साथ है, क्लबिंग के साथ है, लॉस के साथ है। फिर टीडीएस आपका पीजीपी से लिंक होता है। तो मतलब सिंपल सी बात है, हर चैप्टर आपस में इंटरलिंक है। और अगर मैं जीएसटी की बात भी करूंगा, तो जीएसटी में कोई भी क्वेश्चन तुम सोल्व कर रहे हो, उसकी इंटरलिंकिंग रिटर्न से भी है, रजिस्ट्रेशन से भी है, पेमेंट से भी है, आईटीसी से भी है। तो वहां पर भी क्वेश्चन इंटरलिंक आते हैं। याद करो आरसीएम प्लस में एग्जाम्शन, अब आरसीएम के एग्जाम्शन की इंटरलिंकिंग कितने जबरदस्त लेवल की है। अब अगर आपने इंडिविजुअल चैप्टर्स पढ़े हैं, चैप्टर तुम्हारे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, बट अगर विदाउट इंटरलिंकिंग पढ़े हैं ना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही बिल्डअप नहीं होगा। रीजन क्या है? क्योंकि तुम्हें चैप्टर के अंदर क्या है वो तो पता है, बट उसकी लिंकिंग कहां से बन रही है वो समझ में नहीं आएगा। तो बहुत बड़ी दिक्कत तुम्हें एग्जाम में आने वाली है, बस ये बात ध्यान दो। तो टैक्स का पेपर पढ़ा ही इंटरलिंकिंग के साथ जाता है, कभी इंडिविजुअल तुम नहीं पढ़ सकते, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। तो वो तुम्हें गलती सुधारनी पड़ेगी। अगर कोई प्रोविजन कर रहे हो, उसकी जहां जहां इंटरलिंकिंग है वो तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि इस प्रोविजन की इंटरलिंकिंग, चाहे वो जीएसटी की हो चाहे वो इनकम टैक्स में हो, कहां कहां पर है। अगला फिर पॉइंट निकल के आ रहा है कि बहुत सारे बच्चे आईसीएआई का मटेरियल ही इग्नोर करते हैं। मैं कह रहा हूं आप इग्नोर करते हो, मान लो मेरी बात। आप में से काफी सारे बच्चे होंगे, सर मेरे पास इस टीचर का क्वेश्चन बैंक है,
इस तरह का क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, सब टीचर के क्वेश्चन बैंक आपके पास हैं, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि जो ICAI के मॉड्यूल में, मैं सिर्फ क्वेश्चंस नहीं कह रहा, अगर आपने मॉड्यूल कभी ध्यान से खोला हो तो हर प्रोविजन के बाद ना उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, कई कई बार तो 10-10 एग्जाम्पल दिए। अब वो जो एग्जाम्पल है ना वही क्वेश्चन में फ्रेम होके आते हैं, बट बहुत सारे बच्चों के बात पता ही नहीं है। तो बच्चा कह रहा है सर हमने मॉड्यूल वाले सारे क्वेश्चन किए हैं, हमने आगे वाले भी किए हैं, पीछे वाले भी किए हैं। सर आपने बहुत सारे एग्जाम्पल मिस कर दिए, जो प्रोविजन के बाद एग्जाम्पल दिए होते हैं, कई बार वही क्वेश्चन के पार्ट्स बन के आते हैं, फिर बच्चों को लगता है पेपर कहां से आ गया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ऑथर का क्वेश्चन बैंक मत करो, सबके करो। मैं कह रहा हूं जब वो तब करो जब तुम्हारी कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन हो चुकी है ICAI मॉड्यूल की, आपने सिंगल सिंगल एग्जाम्पल और सिंगल सिंगल क्वेश्चन अगर हाथ से सोल्व कर ली है उसका, फिर तुम किसी टीचर के क्वेश्चन बैंक के ऊपर आओगे, उससे पहले नहीं आ सकते। बाकी आपकी मर्जी है। देखो अब तो हर 6 महीने भी नहीं कह सकता, हर 3 महीने के बाद तुम्हारा 3-4 महीने के बाद तुम्हारा एग्जाम आना है, तो मैं कहता हूं 4 महीने लाइफ के क्यों खराब करने हैं। तो जो उसने मॉड्यूल दी है, जो उसमें एग्जांपल्स, मैं दोबारा बोल रहा हूँ एग्जांपल्स एंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा। आपने मे बी क्वेश्चंस किए होंगे बट एग्जांपल्स आपने मिस किए होंगे। तो हर प्रोविजन के बाद एग्जांपल्स दिए उस प्रोविजन को समझाने के लिए, तो वो एग्जांपल करने भी बहुत जरूरी है। और मैं एक बार नहीं कह रहा, मिनिमम अगर 3 बार आपने रिवीजन कर ली है हाथ से उन क्वेश्चन की, देन किसी बुक के ऊपर आना, फिर कोई दिक्कत नहीं। बट अगर उससे पहले आ रहे हो आप अपना नुकसान करो, ये बात ध्यान दो, ठीक है। उसके बाद फिर बच्चा गलती क्या करता है, बहुत कम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता है। मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिस इन सेंस ये नहीं कर आप क्वेश्चन कम करते हो, क्वेश्चन बहुत करते हो बट आप लिख के कम देखते हो। आप खुद बताना, आप में से कितने बच्चे ऐसे होंगे जो लिख के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते होंगे विद प्रेजेंटेशन, क्योंकि तुम्हें वो तुम्हारा हाथ ही नहीं बैठ रहा ना, तुम्हें लग रहा है मैं क्या टाइम वेस्ट कर रहा हूं। बट तुम्हें ये नहीं पता कि जो अब तुम यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो उसका रिजल्ट तुम्हें मिलेगा एग्जाम के अंदर। जो बच्चे कह रहे हैं कि पेपर हुआ 60 नंबर का, 70 नंबर का, 40 नंबर का, अब खुद बताओ उनके नंबर ही कितने आएंगे। भाई अगर तुम्हें टेक्स्ट में 90 प्लस मार्क्स लेने हैं तो पेपर भी तो उसके लिए 100 नंबर का होना चाहिए। अब अगर पेपर तुम्हारा है ही 70 नंबर का या हुआ ही 60 नंबर का, तुम 90 नंबर की बात कहां कर रहे हो। अब वो 100 नंबर का कंप्लीट करने के लिए आपकी घर से प्रैक्टिस बहुत सारी चाहिए कि हाँ सर मैंने डेली एक क्वेश्चन विद प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करके देखा है, विद वर्किंग नोट मैंने प्रेजेंट करके देखा है, विद टेबल मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है और मुझे इतना टाइम लगा है। तो मैंने कहा ना, रैंक होल्डर जो होते हैं ना सर, जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते, हर काम को अलग ढंग से करते हैं। वो प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान लगाते हैं। कॉन्सेप्ट उनके भी आपके जितने क्लियर हैं, ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट उनके बहुत जबरदस्त क्लियर है, कॉन्सेप्ट सेम लेवल पे क्लियर होते हैं, बट उनकी प्रेजेंटेशन, क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का तरीका और टाइम मैनेज करने का तरीका वो बहुत जबरदस्त होता है, इसलिए उनका रैंक आता है। क्योंकि अगर पेपर 100 नंबर का पूरा है तभी तो 90 मार्क्स आ पाएंगे ना। अगर तुम पेपर ही 100 नंबर का करके नहीं आ रहे, करके 70-80 का करके आ रहे हो, फिर बताओ तुम्हारे 60 से ऊपर क्या ही आएंगे। तो मेन प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस हाथ से लिख के देखना बहुत जरूरी है, बस ये पर ध्यान दो। और फिर इग्नोर कीवर्ड्स एंड की पॉइंट्स। कई बार क्या होता है कि बच्चा कीवर्ड्स इग्नोर करता है, मतलब मेन मेन जो वर्ड्स होते हैं वही उसके आंसर में लिखे नहीं होते। अब सिंपल से बता, अगर आप कीवर्ड्स को या की पॉइंट्स को अंडरलाइन नहीं करोगे, आप उसे एग्जामिनर को नहीं बताओगे मुझे क्या तुम्हें दिखाना है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हारे नंबर काट लेगा। मैंने तुम्हें क्लास के अंदर भी कई बार कहा था कि जब भी तुम प्रोविजन भी लिख रहे हो, चाहे वो जीएसटी में चाहे वो इनकम टैक्स में, जो की पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन करो। जो तुम्हें लग रहा है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर पूरा क्वेश्चन टिका, उसको अंडरलाइन कर लो ना 2 मिनट में, मतलब लिखते लिखते अंडरलाइन कर लो, काम खत्म करो। बट अगर वो अंडरलाइन ही नहीं है, पता ही नहीं क्या बोलना चाह रहे हो, तो सिंपल बताओ उसको भी कंफ्यूजन होगी तुम कहना क्या चाह रहे हो। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो उसको अंडरलाइन करो ताकि तुरंत पता लगे आप कहना क्या चाह रहे हो उसके अंदर। और लास्ट पॉइंट, फिर पेपर की प्रेजेंटेशन। आपको सिंपल सी बात मैंने बोल दी है, चाहे जितनी मर्जी तुम तैयारी कर लो, जितने मर्जी तुम प्रोविजन पढ़ लो, जितना मर्जी तुम टाइम लगा लो, बट अगर क्वेश्चन तुम्हें प्रेजेंट करना नहीं आ रहा या तुम्हें लिखना नहीं आ रहा, और तभी मैं कह रहा हूं मॉड्यूल एक बार चेक कर लो। जो मॉड्यूल के पीछे क्वेश्चन दिए हैं उन्होंने विद आंसर दिए हैं। मैं ये नहीं कह रहा सेम लैंग्वेज कॉपी करके आनी है, बट किस तरह से लिखना है, किस तरह से प्रोविजन को फ्रेम करना है, तुम्हें वहां पर देख के समझ में आएगा जी। तो उन्होंने ICAI ने प्रेजेंटेशन दी, अगर आप लास्ट में जाके चेक करोगे, मॉड्यूल खोलो उसमें मिट्टी चढ़ रही है तुम्हारे। और जो बच्चे मॉड्यूल नहीं खोलते, कंफर्म है उनके अटेम्प्ट लगने ही होते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम कि अगर आप मॉड्यूल नहीं खोलोगे ना तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। उसमें से कई सारे प्रोविजन ऐसे हैं जो एग्जाम के अंदर बन जाते हैं। तो प्रेजेंटेशन अगर देखनी है आप RTP चेक कर सकते हो, MTP चेक कर सकते हो, मतलब इंस्टीट्यूट के जो मतलब उनके मॉड्यूल आते हैं उसके बेस पे अगर आप प्रेजेंटेशन करके, मैं लैंग्वेज नहीं कह रहा, प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ कि वो पूछना क्या चाह रहा है और हम क्या लिख के आ रहे हैं, उसके अंदर ही अगर मिसमैचिंग होगी तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये 7 चीज़ अगर आप सही कर लोगे, आपके देखना सितंबर या जनवरी में जब भी आपके एग्जाम होंगे 100% निकलेंगे। ये गलतियां बस टेक्स्ट के पर मत करके जाना। बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, फिर रिजल्ट में फेल होते हैं, फिर कहते हैं हमें रीजन समझ में नहीं आ रहा। आप चेक करो, आपका रीजन कोई ना कोई इनमें से जरूर होगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ जी। ठीक है जी। बाकी कोई और आपको हेल्प चाहिए, हमारे प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो रहे हैं जी। ठीक है, शाम को 7 बजे से हमारे प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। सारे बच्चे ज्वाइन करेंगे, मेरे हैं, पीपी सर के हैं, आपका आईजी सर के भी हैं, और आपके तेजस सर के भी हैं, दीपिका मैम के भी होंगे, एमबी सर के भी होंगे। मतलब पूरे के पूरे जबरदस्त तरीके से सितंबर वाले बच्चों के लिए पूरी की पूरी अल्टीमेट सी की टीम आपके सामने हाजिर हो रही है। बस आपने यूट्यूब पकड़ के रखना है, डेली आपने यहाँ पे आके बैठना है, तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया होगी, इतना आपसे बात है जी। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, लव यू ऑल, बाय बाय।